हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों को प्रिज्म पढ़ाऊंगा और प्रिज्म से लाइट रे का डेविएशन कैसे होता है और डेविएशन एंगल का फॉर्मूला क्या होगा, वो फॉर्मूला डिराइव करके आएगा कैसे, वो सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो मेरा एक आप लोगों से एक काइंडली ये एक अनुरोध है कि आप वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा ताकि आपको मेरी बात पूरी तरह से समझ में आए और आपको ये टॉपिक समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैं अब शुरू करने जा रहा हूँ प्रिज्म एंड डेविएशन थ्रू प्रिज्म। ओके, तो पहला क्वेश्चन जब आप प्रिज्म सुनते हैं तो आपके दिमाग में आता है व्हाट इज प्रिज्म। तो प्रिज्म का जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, ऐसे तो आप स्कूलों में या लैबोरेटरी में आपने देखा है कि प्रिज्म कैसा होता है। प्रिज्म को बहुत लोग, बहुत बच्चे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। प्रिज्म कुछ इस टाइप से आपको दिखाई देता है। तो इस ज्योमेट्री को देखकर भी प्रिज्म का डेफिनेशन आप बना सकते हैं। इसको ध्यान से अगर आप देखें तो पता चलेगा कि ये तीन रेक्टेंगुलर सरफेस हैं। आप देखो, एक ऐसे है, फिर ये नीचे बेस रेक्टेंगुलर है, फिर उस साइड एक है रेक्टेंगुलर सरफेस। तीन रेक्टेंगुलर सरफेस हैं और दो ट्रायंगुलर सरफेस हैं। तो आप यहाँ से डेफिनेशन बना सकते हैं कि एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिसमें लाइट ट्रेवल कर सके, जो तीन रेक्टेंगुलर सरफेस से बाउंड हो और दो ट्रायंगुलर सरफेस से बाउंड हो, उसको आप प्रिज्म बोलेंगे। आप इस तरह से प्रिज्म का डेफिनेशन बना सकते हैं। अदरवाइज इससे भी जो बेहतर डेफिनेशन है वो ये होता है कि कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल हो, एनी ट्रांसपेरेंट मटेरियल which have at least two non-parallel surface, point to be noted, non-parallel। कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल हो, अगर उसके पास नॉन पैरेलल सरफेस है तो प्रिज्म की तरह वर्क करेगा, प्रिज्म की तरह काम करेगा। ठीक है, ओके। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? एनी ट्रांसपेरेंट और ऑप्टिकल material which have at least two non-parallel surface called prism। समझ में, कोई भी ऑप्टिकल मटेरियल हो, कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल हो, अगर उसके पास दो नॉन पैरेलल सरफेस है तो प्रिज्म की तरह बिहेव करता है। और लाइट का जो रिफ्लेक्शन है, अगर आपको प्रिज्म जैसा परफॉर्मेंस चाहिए तो जो मटेरियल होगा उसके नॉन पैरेलल सरफेस पे लाइट को डालना होता है, किसी भी सरफेस पे नहीं। ध्यान दीजिएगा, जो नॉन पैरेलल सरफेस है उन पर जब आप लाइट को डालोगे तो व्हाइट लाइट का डिस्पर्सन होगा, यानी वो अपने कंपोनेंट कलर में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ओके। जब हमें प्रिज्म से रिलेटेड कोई डेरिवेशन करना होता है तो बार बार आप इतना बड़ा डायग्राम नहीं बना सकते। तो इसमें शॉर्ट में हम लोग हमेशा ये फ्रंट जो फेस है, जो ट्रायंगुलर फेस देख रहे हैं, इसी को हमेशा हम लोग बनाते हैं। ओके, और इसको प्रिज्म समझ करके इस पे जो भी हमें मैथमेटिकल वर्क करना होता है वो करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेविएशन ऑफ लाइट रे थ्रू अ प्रिज्म। जब लाइट रे प्रिज्म से होके गुजरेगा तो उसका जो डेविएशन होगा वो अपने पाथ से डिस्टर्ब हो जाएगा, अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से डेविएट हो जाएगा। तो कितना डेविएट होगा, उसका क्या फार्मूला होगा, चलिए देखते हैं। ओके, तो सपोज करते हैं कि ये एक प्रिज्म है। डायग्राम में थोड़ा बड़ा बना रहा हूं और
कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें क्लियर दिखाई दें। अगर कोई पॉइंट, कोई डायग्राम, कोई एंगल अगर आपको क्लियर ना दिखाई दे तो उसको वीडियो को थोड़ा जूम करके देखिएगा। आप इसमें देखें तो ये जो एंगल देख रहे हैं, मतलब एंगल BAC, ये इसको बोलते हैं प्रिज्म एंगल। और प्रिज्म एंगल को शॉर्ट में आप सिर्फ एंगल A भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो दो सरफेस आप देख रहे हैं जो इंक्लाइंड है, इन दोनों को भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं आप, इन दोनों को भी ले सकते हैं। एट अ टाइम कोई भी दो नॉन पैरेलल सरफेस आप ले लें तो चलो ठीक है, AB और AC ले लेते हैं। तो यहाँ पर AB और AC ये हो जाएंगे रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इन्हीं के थ्रू हमें रिफ्रैक्शन कराना है लाइट रे का, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। ओके, अब शुरू करते हैं रिफ्रैक्शन। एक बार और बता दूं, जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ये जिस एंगल पर इंक्लाइंड है उसको हम लोग प्रिज्म एंगल कहेंगे, और इसे शॉर्ट में हम एंगल A से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। AB और AC अगर कोई पूछता है तो आप क्या बता देंगे, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ओके, तो चलो अब शुरू करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तो इस ये जो प्रिज्म आप देख रहे हैं, इसके AB सरफेस पर आप सपोज करो एक लाइट रे इंसिडेंट करता है, ये इंसिडेंट रे है। ये लाइट रे जहां AB सरफेस पे पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ के बाद अब मीडियम चेंज होने वाला है, तो इसका पाथ क्या होगा, किधर जाना है आपको, ये तब पता चलेगा जब आप यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे। तो बहुत ही केयरफुली आप एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये फर्स्ट नॉर्मल है, N1 सपोज कर लो। तो ये जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है उसको I सपोज कर लो। इसको आप जानते हैं कि इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, ये इंसिडेंट एंगल है। ओके, अब ये आप सपोज करो कि प्रिज्म के राइट साइड में जो मीडियम है वो एयर है, और लेफ्ट साइड में जो मीडियम है वो एयर है, और ये प्रिज्म ग्लास का बना हुआ है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप μ2 मान लो। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 जो कि लगभग 1 होता है, अप्रॉक्स 1 होता है, ठीक है। तो अब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है तो नॉर्मल की ओर झुक जाएगा। एक्चुअली इसे ऐसे जाना चाहिए, अगर कुछ नहीं होता, कोई प्रिज्म वगैरह नहीं होता तो इतना चला जाता सीधे ऐसे। ये एक्चुअल डायरेक्शन है। अब ये नॉर्मल की ओर थोड़ा सा बेंड हुआ। ये इंसिडेंट एंगल है, ये एंगल रिफ्रैक्टिंग एंगल R1 सपोज कर लेते हैं। अब यहाँ फिर मीडियम बदलने जा रहा है तो फिर से नॉर्मल की जरूरत है, तो यहाँ भी एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे बहुत ही केयरफुली। दिस विल बी योर सेकंड नॉर्मल। ये दोनों नॉर्मल एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं, देख रहे हो आप। यहाँ इस इंटरसेक्शन पॉइंट को O सपोज कर लेते हैं, ये सेकंड नॉर्मल है। अब क्या हो रहा है, डेंसर से रेयर में जा रहा है लाइट, इसका मतलब नॉर्मल से दूर हटेगा, तो चलो ये नॉर्मल से दूर हटेगा। तो ये इमर्जेंट रे है। इमर्जेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है उसको E से डिनोट करते हैं, ये इमर्जेंट एंगल होगा। ओके, अब जरा देखो, इस प्रिज्म की वजह से लाइट रे सीधे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, लेकिन प्रिज्म की वजह से ये फाइनली ऐसे जाने लगा। तो क्या मतलब है, अपने एक्चुअल डायरेक्शन से डेविएट हो गया है ना। तो कितना डेविएट हुआ ये जानना है, ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। तो इसको पीछे लाओ, इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं पीछे डॉटेड। ये यहाँ मिला, इस पॉइंट को सपोज कर लो M। अब एकदम क्लियर पता चल रहा है कि जा रहा था ऐसे, पर अब ऐसे फाइनली जाने लगा। मतलब कितना एंगल डेविएट हुआ है ना। ये एक्चुअल डायरेक्शन से देख लो, ये है डेविएशन एंगल, इसको हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं और बोलते हैं डेविएशन एंगल। और हमारा टारगेट है इस वीडियो में कि हम डेल्टा के लिए एक फॉर्मूला डेवलप करें।
ठीक है, ओके। तो इस पॉइंट का भी कुछ नेम, जैसे ये P मान लेते हैं, इस पॉइंट को Q सपोज कर लेते हैं। तो ट्राइंगल MPQ को अगर आप देखो तो डेल्टा यहाँ क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, मतलब डेल्टा इज व्हाट, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल MPQ, है ना। तो अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा कि एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है, ओके। तो ये एंगल के इन दोनों के सम के इक्वल होगा डेल्टा, मतलब डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा, MPQ एंगल MPQ प्लस एंगल MQP, एंगल MQP। बाकी थोड़ा मैथमेटिक्स चलो लगाते हैं। ये एंगल I है तो वर्टिकली अपोजिट ये टोटल एंगल I होगा, तो टोटल एंगल I होगा, उसमें से R1 माइनस कर तो ये एंगल मिल जाएगा, मतलब इसकी जगह पे आप लिख सकते हो I माइनस R1। इन द सेम मैनर ये इमर्जेंट एंगल है, तो आप ध्यान से देखो तो ये वर्टिकली अपोजिट ये पूरा टोटल E हो जाएगा, और ये जो एंगल है यहाँ पर I के रेफरेंस में ये R1 है, E के रेफरेंस में इस एंगल को हम लोग R2 सपोज कर लेंगे। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इसको सपोज कर लेंगे कि ये एंगल क्या है, R2। हमारा टारगेट है, हमें ये एंगल चाहिए, मतलब एंगल MQP। तो क्या करें, इस एंगल में से इसको माइनस कर दें, ठीक है। ये पूरा एंगल क्या है E, और इसमें से ये R2 को माइनस कर दें तो ये एंगल आपको मिल जाएगा, यानी हम MQP की जगह पे क्या लिख सकते हैं, E माइनस R2, ठीक है, ओके। अब मुझे इधर का थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, आप ध्यान से देखिएगा। अब मैं इसे मिटाने जा रहा हूं। अब इसे और कैसे लिख सकते हैं, I और E को साथ में कर लें, I प्लस E, और R1 R2 को साथ में कर लें, माइनस कॉमन ले लें। कुछ स्टेप पीछे हैं हम लोग ये डेविएशन एंगल का फॉर्मूला बनाने के लिए, बस 2-3 स्टेप और उसके बाद ये फॉर्मूला रेडी हो जाएगा, ठीक है। ये भी अपने आप में एक फॉर्मूला है, इसे भी आप चाहे तो लर्न कर सकते हैं। चलिए एक बार मैं जिसको बोल रहा हूँ, जिस क्वाड्रिलेटरल को बोल रहा हूँ, आप उसे देखें। आप फोकस करें क्वाड्रिलेटरल APOQ, फोकस। फोकस ऑन quadrilateral, focus on quadrilateral APOQ, है ना। तो इसमें आप देखो ये नॉर्मल है, मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री, और यहाँ पर भी जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री। आप जानते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल में जो 4 एंगल होते हैं, 4 एंगल का सम 360 डिग्री होता है, जिसमें ये दोनों एंगल 90 डिग्री और 90 डिग्री होंगे, क्योंकि ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, तो ऑब्वियस है कि ये जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा, और ये भी क्या होगा, 90 डिग्री। तो 90 एंड 90 ये दोनों मिलकर 180 हो गया, और टोटल 360 होना है। इन दोनों का सम 90 है, इन दोनों का सम 90 डिग्री, सॉरी इन ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, इन दोनों का सम 180 डिग्री है। तो इसका मतलब अब बचे कितने, ये दोनों बचे, तो इसका मतलब इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, है ना। एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्वाड्रिलेटरल में जो 4 एंगल होते हैं उन सबका सम 360 डिग्री होता है, 360, जिसमें इन दोनों एंगल का सम ऑलरेडी 180 डिग्री हो गया, तो इसका मतलब इन दोनों का सम 180 होगा, ठीक है। यानी एंगल A प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप इसे इक्वेशन 1 सपोज कर लीजिए, ठीक है, या फिर इसे 2 सपोज कर लीजिए, इसको 1 सपोज कर लीजिए, है ना। अगेन मैं बोलूंगा कि आप POQ
ट्राइंगल को फोकस करें, मतलब फोकस ऑन ट्राइंगल POQ. I hope that all of you know that sum of all interior angle in a triangle, किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। किसी भी ट्राइंगल में तीन एंगल बनते हैं, तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि R1 प्लस R2 प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप इसे इक्वेशन नंबर 3 सपोज कर लो। अब मैं कहूंगा कि इक्वेशन 2 और 3 को आप देखें। इक्वेशन 2 और 3 का जो राइट हैंड साइड है वो सेम है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम होगा, है ना। तो बाई इक्वेशन 2 एंड 3, ओके। अब मैं इस पोर्शन को क्लीन करने जा रहा हूं। तो आप कह सकते हैं एंगल A प्लस एंगल O इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस एंगल O। इसको सॉल्व करते हैं, एंगल O कैंसिल, यानी R1 प्लस R2 इज इक्वल टू एंगल A, या सिंपली R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, है ना। आप इसे इक्वेशन नंबर 4 सपोज कर लें। अब मैं कहूंगा कि आप इक्वेशन 4 को देखें और इक्वेशन 1 को देखें। तो R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या आ चुकी है, A, यानी प्रिज्म एंगल, मतलब यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, A, ओके। एक बार फिर मुझे इस पोर्शन को क्लीन करना होगा। कोई भी बात जो मेरी अगर आपको ना समझ में आई हो तो आप वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। नाउ बाई इक्वेशन 1 एंड 4 अब क्या कर सकते हैं, यहां पर आप A लिख सकते हैं। तो दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन I प्लस E माइनस A। ये थोड़ा मार्कर बहुत लाइट से डार्क कर दे रहा हूं। ये डेविएशन एंगल का जनरल एक्सप्रेशन है विदाउट एनी स्पेशल कंडीशन, विदाउट एनी स्पेशल कंडीशन, ओके। डेविएशन एंगल, इसमें और अलग अलग कुछ कंडीशन अप्लाई करके हम लोग और भी डेल के एक्सप्रेशन को रेडी कर सकते हैं, पर वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए मैं इसे आज इस वीडियो में यहाँ तक आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। आई होप कि आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा, ठीक है। इस फॉर्मूले से आप डेविएशन एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, डेल्टा इज इक्वल टू क्या है, I प्लस E माइनस A, है ना। एक बार मैं बता दूं कि ये एक एक्सप्रेशन है, इसमें कुछ केस लगा के और भी इसके फॉर्मूले बनेंगे। जैसे अगर आपको जानना हो कि मिनिमम डेविएशन कब होगा, कौन से कंडीशन में होगा, उसका क्या फॉर्मूला होगा, है ना। और डेविएशन एंगल और प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इन दोनों में क्या रिलेशन होगा। तो ये सारे रिलेशन जो अभी रह गए हैं इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो, ये डेरिवेशन